नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस आयोजन को सरकार के गंभीर प्रयासों के लाभदायक परिणामों का साक्ष्य बताया। कोविड महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 साल पूरे हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित मारक क्षमता के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की सूची जारी की। परिचारिकाओं के योगदान के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर आज दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। प्रधानमंत्री ने महामारी के प्रसार को रोकने और तैयारी को प्राथमिकता देने के विषय पर इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड महामारी के प्रति जन आधारित दृष्टिकोण अपनाया है और स्वास्थ्य के लिए अधिकतम वार्षिक बजट आवंटित किया है। कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने कोविड की जांच और उपचार के लिए कम से कम लागत वाली तकनीक विकसित की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत हुए 4 टीकों का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विश्व के 98 देशों में 20 करोड़ से अधिक टीकों की आपूर्ति की है। We supplied over 200 million doses to 98 countries bilaterally and through COVAX. India has developed low-cost COVID mitigation technologies for testing, treating, and data management. We have offered these capabilities to other countries. India's Genomics Consortium has contributed significantly to the global database on the virus. I am happy to share that we will extend this network to countries in our neighborhood. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड रोधी टीका कार्यक्रम का संचालन किया है। उन्होंने कहा कि भारत की 90% वयस्क जनता का पूर्ण टीकाकरण कर दिया गया है और 5 करोड़ से अधिक बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। The COVID pandemic continues to disrupt lives, supply chains, and test the resilience of open societies. In India, we adopted a people-centric strategy against the pandemic. We have made the highest ever allocation to our annual healthcare budget. Our vaccination program is the largest in the world. We have fully vaccinated almost 90% of the adult population and more than 50 million children. India manufactures 4 WHO-approved vaccines and has the capacity to produce 5 billion doses this year. संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 190 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 14 लाख 85 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए।
स्वस्थ होने की दर 98.74% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब सरकार ईमानदार संकल्प के साथ लाभार्थी तक पहुंचती है तो उसके सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों के कारण योजनाओं के 100% कार्यान्वयन में सफलता मिलती है। 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब लाभ पाए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा और उनकी बेहतरी के लिए कई सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कर्ष समारोह की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये समारोह सरकार के गंभीर प्रयासों का लाभदायक परिणाम है। भरूच जिला प्रशासन ने विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं से संबंधित उत्कर्ष पहल अभियान चलाया है। इस अभियान में 12,854 लाभार्थियों की पहचान की गई है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर था। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 13 मई से 17 मई 2020 तक आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण किया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जम्मू कश्मीर में परिणाम दिखने लगा है। आकाशवाणी समाचार ने शोपियां जिले में इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। मेरा नाम दानिश है, मैं शोपियां से हूँ। मुझे नोज में सर्जरी थी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकता था। फिर मैंने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सर्जरी करवाई। मुझे उस स्कीम का बहुत ही फायदा मिला। मैं गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री कुमार 15 मई को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। वे श्री सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। सुशील चंद्रा 14 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है। 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य हाल ही में 5 राज्यों में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के अनुभवों को साझा करना था। सम्मेलन के दौरान चुनाव आयोग चुनाव योजना, व्यय निगरानी, मतदाता सूची डेटा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान पुष्टि पर्ची और शिकायतों का समय पर समाधान जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रिकॉर्ड गति से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर में इस वर्ष 50 किलोमीटर प्रतिदिन की रिकॉर्ड गति से 18,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में 38% शौचालय कवरेज से
100% तक पहुंच गया है। शहरी क्षेत्रों में 73 लाख से अधिक घरेलू और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। नई दिल्ली में आज प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल का शुभारंभ करते हुए श्री पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश को सुरक्षित और उचित स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्वच्छता के बिना कहीं भी प्रगति या विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा के बाद भारत के सामाजिक विकास में एक आदर्श बदलाव आया है। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री जोशी आज बेंगलुरु भारत संयुक्त अरब अमारात और भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर हितधारकों के आउटरीच कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने चालू वर्ष में लगभग 674 अरब अमरीकी डॉलर का उच्च वार्षिक रिकॉर्ड वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस आयोजन को सरकार के गंभीर प्रयासों के लाभदायक परिणामों का साक्ष्य बताया। कोविड महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित मारक क्षमता के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रणिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की सूची जारी की। परिचारिकाओं के योगदान के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को आज सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण का पहला प्रक्षेपण था। इससे भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से सटीक निशाना लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सेवाओं के लिए आज संशोधित आवास परिमाण 2022 को मंजूरी दी। इससे भविष्य की परियोजनाओं में समकालीन विशिष्टताओं और सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और विशिष्टताओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन बुनियादी ढांचे का विकास करेगा और आधुनिक तकनीक के उपयोग को सरल बनाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
समझौते के अंतर्गत यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रणालियों और तकनीकी जानकारी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। निजी खपत में नियमित और स्थिर सुधार तथा सुदृढ़ निर्यात ने अर्थव्यवस्था में सकारात्मक निवेश वातावरण को प्रेरित किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक गतिविधियों में मजबूत सुधार से रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिली है। वैश्विक भू राजनीतिक विकास और मुद्रास्फीति के दबावों से उभरने वाली प्रतिकूलताओं के बावजूद देश में निवेश आकर्षित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 17 मई तक पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए एक विशेष एडवोकेट कमिश्नर और एक सहायक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया है। इस वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अदालत के निर्देश के अनुसार ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण 6 मई को शुरू हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि को प्रभावित करने वाले उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण की पहली बैठक में उन्होंने कहा कि डेल्टा क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन में राज्य के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करता है। इस क्षेत्र में 14 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। इसके 34% हिस्से में धान की फसल पैदा होती है। श्री स्टालिन ने किसानों को कृषि की सुरक्षा के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान के साथ प्राथमिकता व्यापार समझौता करने पर विचार कर रहा है। श्री गोयल आज नई दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद की 10वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने भारत और ओमान के बीच व्यवसाय से व्यापारिक जुड़ाव में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने leave any stone unturned, whether it's security, whether it's sustainability, whether it's powering new businesses, whether it's startups, in every which way. These are two countries that can work together, that can really help improve the lives of 1 billion plus people in India, the 5-6 million people in Oman. श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने आज एक बार फिर देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री विक्रमसिंघे श्रीलंका के 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता विक्रमसिंघे को शपथ दिलाई। शांतिपूर्ण सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर समर्थकों के हिंसक हमलों के बाद राष्ट्रपति के भाई महिंदा राजपक्ष ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों पर हमले के बाद अधिकारियों ने राजधानी की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों को तैनात किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान 9 लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक घायल हुए थे। प्रदर्शनकारी संकट के लिए जिम्मेदार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। इस बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 17 मई को चर्चा होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की सूची जारी कर दी है। इस श्रृंखला में आर माधवन की रॉकेटरी फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होना भी शामिल है। कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में मराठी फिल्म गोदावरी, हिंदी फिल्म अल्फा बीटा गामा, हिंदी और मराठी फिल्म धुइन तथा मलयालम फिल्म ट्री फुल ऑफ पैरट्स शामिल हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन 12 मई को पूरी दुनिया में समाज के लिए परिचारिकाओं के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और करुणा अनुकरणीय है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। महाराष्ट्राच्या भूमीला पुणे प्रांतात चिंचवडला वंदन चापेकर बंधूंना जी। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बालकृष्ण हरि चापेकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बालकृष्ण और उनके दो भाई चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 12 मई 1899 को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बालकृष्ण ने अपने भाई दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तथा महादेव रानाडे और साठे के साथ मिलकर 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उसके रक्षक सैनिक की हत्या कर दी थी। सेनापती रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीचं होत सरकार जी दुष्ट नीती। बालकृष्ण का जन्म 1873 में पुणे में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जोशीले भाषणों से उनके दिल में राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ भावना का संचार हुआ। जब 1896-97 में भारत में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्लेग आयुक्त WC रैंड ने प्लेग महामारी से बचाने के नियमों की आड़ में आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और खूब आतंक फैलाया। रैंड ने संपत्तियों को अंधाधुंध ढंग से जलाने, निजता के उल्लंघन के आदेश दिए और महिलाओं पर अत्याचार किया। या ब्रिटिश धर्मांतराविरुद्ध सशस्त्र क्रांती करायची। ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या पोलिसांच्या मनात दहशत बसवली पाहिजे। चापेकर बंधुओं ने पुणे को आतंक से मुक्त करने के लिए रैंड से बदला लेने की योजना बनाई। 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की जयंती मनाई गई। योजना के मुताबिक दामोदर हरि ने गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर प्रतीक्षा की और जैसे ही रैंड का वाहन नजर आया वो 10-15 कदम पीछे हट गए। जब वाहन पीले बंगले के करीब पहुंचा तो दामोदर ने दूरी बना ली और बालकृष्ण को संकेत देने के लिए आवाज लगाई, आंखें खोलो और असली दुश्मन को पहचानो। दामोदर हरि ने वाहन का पल्ला खोलकर ऊपर उठाया और रैंड पर गोली दाग दी। घायल रैंड ने 3 जुलाई 1897 को दम तोड़ दिया। बालकृष्ण ने रैंड के सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली दागी, जो मौके पर ही ढेर हो गया। चापेकर बंधुओं महादेव रानाडे और साठे को पकड़ लिया गया। दामोदर चापेकर ने 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव हरि ने 8 मई 1899 को, महादेव विनायक राणाडे ने 10 मई 1899 और बालकृष्ण हरि ने 12 मई 1899 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। किशोर होने के कारण साठे को 10 वर्ष के कठोर श्रम की सजा हुई। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज स्वाधीनता सेनानी रोसम्मा पुन्नूस का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 मई 1913 को केरल के कंजिरापल्ली में हुआ था। उनकी बड़ी बहन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से लोकप्रिय थीं। रोसम्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और करीब 3 साल तक वो जेल में रहीं। स्वतंत्रता के उपरांत रोसम्मा राजनीति में आ गईं और केरल विधानसभा की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी। रोसम्मा पुन्नूस केरल विधानसभा की पहली
प्रोटेम स्पीकर भी थीं। उन्होंने केरल महिला संगम की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और प्लांटेशन कॉरपोरेशन की अध्यक्ष भी रहीं। 1987 में वे आलापुझा से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुईं और बाद में त्यागपत्र देकर 1998 में केरल महिला आयोग की सदस्य बनी। वे राजनीति और राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए भी सक्रिय रहीं। 28 दिसंबर 2013 को रोसम्मा पुन्नूस का निधन हो गया। रोसम्मा पुन्नूस को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 12 मई 1943 को हुआ था। ओडिशा के कोरापुट के निवासी घासी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बनमाली घासी को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और नबरंगपुर जेल भेज दिया गया। वहां साफ सफाई न होने और चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण घासी को कई बीमारियों ने जकड़ लिया। इन परिस्थितियों में घासी और अन्य कैदियों को कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया। वहां 12 मई 1943 को बनमाली घासी का निधन हो गया। महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 7 ओवर में 5 विकेट पर 35 रन बना लिए थे। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में मुंबई 11 मैचों में 2 जीत के साथ अंतिम और चेन्नई सुपर किंग्स 11 मैचों में 4 जीत के साथ 9वें स्थान पर है। और अब मौसम। राजस्थान में भीषण गर्मी और लगातार लू चलने से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर में आज तापमान 48 डिग्री से अधिक हो गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इससे 16 से 18 मई तक मौसम में बदलाव होगा और लोगों को लू से राहत मिल सकती है। दिल्ली में लू चलने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में मौसम साफ रहेगा। गंगटोक में वर्षा हो सकती है। अगरतला में भी बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस आयोजन को सरकार के गंभीर प्रयासों के लाभदायक परिणामों का साक्ष्य बताया। कोविड महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 साल पूरे हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित मारक क्षमता के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की सूची जारी की। परिचारिकाओं के योगदान के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।